हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। जैसा कि हम डेली न्यूज़पेपर के एनालिसिस करते हैं, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ होती हैं उनको हम देखते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। आज का पॉइंट है कि व्हाट पीएम मोदी ब्रॉट फॉर इंडिया फ्रॉम यूएस। अभी जैसे कितने दिनों से हम बता ही रहे हैं, मोदी जी गए थे। आज वो 24 तारीख से और 25 तारीख तक कहाँ रहेंगे? ये रहेंगे इजिप्ट में, राइट। तो हमारे इंडिया के लिए कौन कौन से एग्रीमेंट हुए हैं? जैसे हमने तो एग्रीमेंट कहीं पढ़ा है कि कहीं ड्रोन खरीदा है, फिर इंजन के लिए साइन किया है, फिर टेक्नोलॉजी में, स्पेस में। तो एक्चुअल में मैं इसका कंपाइलेशन लाया हूँ क्योंकि पेपर में था इंडियन एक्सप्रेस के। तो उसको हम मेन मुद्दे पे रखते हुए उस पर हम लंबे डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ एडिटोरियल पार्ट का भी डिस्कशन करेंगे जो कि अपने द हिंदू में आया था। साथ ही साथ और भी एग्जाम पॉइंट ऑफ से जो न्यूज़ है उनको हम बेसिकली देखेंगे। वह बहरहाल जो आज का मेन डिस्कशन होने वाला है, और इनफैक्ट जो पूरा न्यूज़पेपर है वो भरा हुआ है इंडिया और यूएस के रिलेशन से, राइट। मेरा नाम है लोकेश चौधरी। आज है 24 तारीख, तो आज की हम न्यूज़ की एनालिसिस करते हैं। चलिए पहली खबर को देखते हैं। पहली खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एडिटोरियल पार्ट है। ये वार्म वेलकम, राइट, वार्म वेलकम। जैसे कि इंडिया का प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत ही अच्छा वेलकम हुआ है यूएसए में, और इसके लिए हम पूरे इंडिया को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, यानी कि प्राउड फील करना चाहिए कि हम एक ऐसे इंटरनेशनल कंट्री के साथ जाके मिले हैं जो कि सुपर पावर है इन द वर्ल्ड। तो हम देखते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मीटिंग हुई थी उस पर क्या क्या हुआ था। तो अभी क्या हुआ कि 2009 में हमारे प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी, वो भी गए थे। मनमोहन सिंह जी वो भी गए थे यूएसए के दौरे पे। उनके लिए भी रेड कारपेट बिछाया गया था, आज भी रेड कारपेट बिछाया गया है। उसके बाद अगर बात करें तो 2014 में गए थे, मोदी जी गए थे। उस टाइम पे कौन प्रेसिडेंट था वहाँ आपका? बराक ओबामा थे। फिर 2014 के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे इंडिया में। यानी कि अगर हम मोदी जी के कार्यकाल में देखें तो इन्होंने तीनों प्रेसिडेंट से मिल लिया है, राइट। उन काफ़ी अच्छा रिलेशन बना के रखा है। बराक ओबामा के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन थे, इनफैक्ट कई मीटिंग्स में मिल चुके हैं, करीब 5 बार इन्होंने मिल लिया है, राइट। बायलैटरल मीटिंग भी मिली है, कई समिट में भी इन्होंने अपने आप को एक दूसरे को हेलो बोला है, राइट। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी आइडियोलॉजी काफ़ी अच्छी बनती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था, इनफैक्ट ये तो ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं, कि जो आइडियोलॉजी डोनाल्ड ट्रंप की है वही आइडियोलॉजी किसकी है? हमारे मोदी सर की है, मोदी जी की आइडियोलॉजी है। इस वजह से इनकी बहुत अच्छी बनती थी। लेकिन ये एक इनकी आइडियोलॉजी एक्सट्रीमिस्ट वाली थी, राइट, ऐसा कहा जाता है। बट एनीवे, ये ऑफ द रिकॉर्ड है, इसको कहीं एग्जाम्स में नहीं लिखना है, राइट। तो डोनाल्ड ट्रंप की आइडियोलॉजी इनके साथ थी। जैसे ही इनका रिटायरमेंट हुआ, यानी कि इनका कार्यकाल खत्म हुआ, जो बाइडन साहब आए, तो जो बाइडन थोड़े से लिबरल कह सकते हैं, जिसकी वजह से कई पॉलिटिशियन क्या कहते हैं, रिसर्चर हैं, जो कुछ एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि ये इतने लिबरल है कि इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने अफगानिस्तान में क्रिएशन कर दी, अफगानिस्तान की जो हालत हुई थी। बहरहाल, तो ये बातें थी, इस बारे में लिखा गया है कि काफ़ी अच्छी लिखी गई है। तो अभी जो उन्होंने बाइडेन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, ये दिया है डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ 21st सेंचुरी। ये वही स्टेटमेंट है जो कि बराक ओबामा ने दिया था कब? 2009 में, राइट, 2009 में। उसके बाद डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ 21st सेंचुरी ये दिया था मनमोहन सिंह को, राइट, मनमोहन सिंह ने को दिया गया था। उसके बाद अभी जो मोदी जी को दिया गया है, ये दिया गया है डिफाइनिंग रिलेशनशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। यानी कि कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करके, क्या कह सकते हैं कि थोड़ा सा मोल्ड करके वही पेश किया गया है, वही क्रक्स निकाला गया है जो कि 2009 में निकाला गया था जब मनमोहन सिंह जी गए थे। तो ये बातें हैं। साथ साथ इनको काफ़ी अच्छा ट्रीट भी दिया गया। ट्रीट में, डिनर में बहुत सारे लोग मिले थे, करीब 600 डेलीगेट्स आए थे। इसमें से टेक्नोलॉजी के फील्ड से थे, साइंटिस्ट थे, इंडियन यूनियन मिनिस्टर्स गए थे वहाँ पे। उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट थे, आनंद महिंद्रा साहब भी गए थे, राइट। तो ये बातें थी। उसके बाद साथ ही साथ उस पर हम बात करेंगे कि इंडिया
डिसीजंस टू ज्वाइन 11 नेशनल मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप सिक्योरिटी पार्टनरशिप हमने ज्वाइन किया है जो कि अगवानी कौन करता है इसकी, यूएस करता है। इसके बारे में हम जानेंगे, इस पे एक पूरा आर्टिकल आया था, वो हमने एनालाइज किया है, उसको हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि ये क्या है, एमएसपी क्या है, राइट। उसके बाद कि एमएसपी पे किसका कंट्रोल है। आज करीब 70% चाइना जो मोनोपोली है उसके पास है, क्योंकि वो मिनरल सिक्योरिटी क्या करता है, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनको उगाता है या फिर उस पर डील करता है, राइट। साथ ही साथ फाइनली वन मूव्स टू साइन 27 नेशन एट्रेनिस एकॉर्ड्स फॉर कोऑपरेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस के फील्ड में भी हमने एक ज्वाइन किया है, ग्रुप ज्वाइन किया है, कौन सा, आर्टेमिस अवार्ड फॉर कोऑपरेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। ये किसके साथ, एंड आसा एंड नासा एंड इसरो पार्टनरशिप फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। और एक और ग्रुप क्या साइन किया है कि नासा और इसरो ने मिलकर साइन किया है कि जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है किसके लिए, स्पेस के लिए, उस पर ये दोनों मिलकर क्या कर सके, आपस में काम कर सके। ये बातें थी। उसके बाद इट इज सिग्निफिकेंट दैट एरियाज ऑफ डिस्कॉर्ड सच एज डिफरेंसेस इन पॉलिसीज टुवर्ड्स रशिया वॉर इंक्लूड। हाँ, एक मुद्दा ये आ जाता है कि जैसे अभी दिल्ली क्या है, न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया की गवर्नमेंट, उसके बाद यहाँ पे डीसी वॉशिंगटन डीसी, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉस्को यानी रशिया, राइट। अभी हमारी क्लोजनेस दिख रही है कैसे, वेस्ट, अगर हम इंटरनेशनल मीडिया की बात करें, हमारे मीडिया की बात करें, या फिर हमारे जो अलायंसेस हुए हैं, कितने सारे ग्रुप हमने साइन कर लिए, किसके साथ, अमेरिका के साथ। वहीं जो मॉस्को है हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ये कहीं ना कहीं, और ये मॉस्को का दोस्त है कौन, चाइना। तो एक मुद्दा ये भी है कि हम डीसी के साथ यानी कि अमेरिका के साथ इतने अच्छे रिलेशन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि कल को ये भी हो सकता है कि चाइना से हमारी अच्छी बनती नहीं है, और चाइना कभी भी रशिया को छोड़ नहीं सकता, और रशिया कभी भी चाइना को छोड़ नहीं सकता। तो एक टाइम पे ऐसा आ सकता है कि हम रशिया के लिए क्या बन जाए, सरदर्द बन जाए, यानी कि हम रशिया से रिलेशन हमारे बिगड़ जाए। तो उस टाइम पे भी हमें कोई सुपर पावर चाहिए जो हमें मोटिवेट कर सके या फिर हमें अच्छा बना सके, हेल्प कर सके। इस वजह से ये माना जा रहा है। उसके बाद वहाँ पे बाइडेन साहब ने और मोदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के ऊपर सवाल पूछे गए, नहीं गए थे, जिसके बाद उन्होंने, जो बराक ओबामा थे लास्ट नाइट में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि ह्यूमन राइट्स पे जो इंडिया का जो इंडिया इज अनसेफ फॉर माइनॉरिटीज। और इन्होंने क्वेश्चन भी किया कि जो पत्रकार है यहाँ के चाहे वहाँ के, उन्होंने मोदी साहब से माइनॉरिटीज के बारे में जो सिचुएशंस हैं उसके बारे में क्वेश्चन क्यों नहीं किया, राइट। तो ये सब बातें हैं, यानी कि बहरहाल हम कह सकते हैं कि दोनों कंट्रीज एक डेमोक्रेसी हैं, और दोनों कंट्रीज ने कहा है कि हमारी दोस्ती इतनी अच्छी इसलिए है क्योंकि हम दोनों एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ऑटोक्रेटिक नहीं है। इस वजह से हमारी दोस्ती अच्छी बनती है, क्योंकि इंडिया जो फर्स्ट डेमोक्रेसी है, कौन, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है यूएस से, और बिगेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया, राइट। खैर, ये बातें थी, और ये पहला एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये बातें हम तो कितने दिनों से सुन रहे हैं, पर हाँ, फिलहाल अभी हम बात करेंगे एमएसपी पे, मिनरल सिक्योरिटी प्रोग्राम पे, राइट। इस पे बात करेंगे। चलते हैं, ये अगला एडिटोरियल है, ये द हिंदू में ही आया था, राइट। ये द हिंदू में ही आया था। कुछ दिन पहले जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट निकाली गई थी, जिसमें इंडिया की जो रैंक बताई गई थी वो 127 आउट ऑफ 146 बताई गई थी, राइट। ये भी बताया गया कि पिछले साल से इसकी जो रिपोर्ट है, जो स्थान है, प्लेस है, वो काफ़ी अच्छे में रैंकिंग में सुधार हुआ है, और हम 8 कदम अच्छे हुए हैं, यानी कि पिछले साल की हमारी जो रैंकिंग थी वो 146 थी। ये जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट क्या है? ये जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ये दर्शाता है कि किस देश में कितने जो मेल है और जो फीमेल है उनके बीच में गैप कितना है, राइट। उनके बीच में गैप कितना है, ये गैप निकालने के लिए जो कंपनी है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वो निकालती है, और ये बताती है कि ये 4 फैक्टर्स लेती है, जिसपे ये बताती है कि कोई कंट्री किस मामले में पीछे कितनी है जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर गैप में, राइट।
करीब 64% अभी हम पीछे हैं, यानी कि 64% हमारे ऊपर बीच में गैप है, और करीब 36% हम क्या कर चुके हैं, अचीव कर चुके हैं। बहरहाल ये अच्छी खबर नहीं है इंडिया के लिए। और जो रिपोर्ट है वो पब्लिश होती है किस चीज़ पे, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन पे। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन पे ये एक फैक्टर होता है जिसपे देखा जाता है, राइट, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, राइट। ये दूसरा फैक्टर होता है एजुकेशनल अटेनमेंट। तीसरा होता है हेल्थ एंड सर्वाइवल, राइट। और चौथा फैक्टर होता है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, राइट। इन 4 फैक्टर पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या करता है कि डेटा तैयार करता है, हर एक कंट्री से डेटा तैयार करता है, और वो गैप रिपोर्ट बताता है, और जो कंट्रीज होती हैं उनको ऊपर दिखाता है। पहले पे है डेनमार्क। अगर हम सबसे बुरी खबर हमारे लिए ये है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश है, वो 59 नंबर पे है। हमसे अच्छा पाकिस्तान है, हमसे अच्छा श्रीलंका है, हमसे अच्छा नेपाल है, राइट। दे आर गुड डूइंग इन दिस फील्ड, यानी कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, हम औरतों को कितना पार्टिसिपेट करने के लिए प्रमोट कर रहे हैं और उनको कितनी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, राइट। एजुकेशनल अटेनमेंट हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा है, लोग तो, लड़कियां क्या होती हैं, इनरोलमेंट रेट बहुत अच्छा है। एएसआर की रिपोर्ट में हमने पढ़ा था, असर की रिपोर्ट में हमने पढ़ा था कि जो हायर एजुकेशन में है वहां पे क्या है कि गर्ल्स का इनरोलमेंट रेट काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बॉयज। उसके बाद हेल्थ एंड सर्वाइवल में हम काफी पीछे हैं, देख सकते हैं कि मोर्टेलिटी रेट बहुत ही हाई है, राइट। उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये तो क्या बताएं, इसमें क्या ही कहा जा सकता है। हमारे पार्लियामेंट में करीब 15% सिर्फ क्या है, फीमेल है, राइट, सिर्फ 15% फीमेल। साथ ही साथ अगर हम देखें तो अभी चुनाव हुए थे मणिपुर में, नागालैंड में, वहां पे पहली बार वहां पे 2 एमएलए फीमेल चुनी गई, जबकि 1963 में नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ था। ये हालत है, ये हमारे जो कंट्री है उसमें गैप है, राइट। इसको हम देखेंगे, अभी जो ये लिखा है इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया है, उसमें देखेंगे एक एक बात है। जैसे ये मैंने तो ये बता दिया, ये एक क्रक्स था, मतलब कि ये ओवरव्यू था। आगे देखते हैं क्या था। इंडिया हैज क्लाइम्ड 8 places फ्रॉम द लास्ट ईयर एनुअल जेंडर गैप रिपोर्ट 2003 एंड नाउ रैंक 127, राइट। ये मैंने बताया था इन टर्म्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी, बट इस इंप्रूव स्टिल क्लोज टू 64% ऑफ द ओवरऑल जेंडर रिपोर्ट। ये 4 इंडेक्स बताए थे, ये 4 बताया था। इंडिया हैज फेयर्ड वेल इन एजुकेशन एंड इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन ओवर 40% इन लोकल गवर्नेंस, 40% लोकल गवर्नेंस में। यानी कि हमारे इंडिया में जो लोकल गवर्नेंस की बात करें तो लोकल गवर्नेंस में कौन कौन आती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज आती हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत आती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, और फिर ग्राम पंचायत, राइट, विलेज लेवल पे। तो इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, इसको जो भी चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की। और स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन रेगुलेट करता है, यानी फिर कौन उस पर इजाजत देखता है, वो वहाँ की गवर्नमेंट देखती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट देखती है। और स्टेट गवर्नमेंट ये पॉलिसी ले आती है, हर साल चेंज करती है कि कौन सा सीट रिजर्व होगा, कौन सी सीट जनरल को दी जाएगी, जनरल कैटेगरी, कौन सी सीट ओबीसी को दी जाएगी, कौन सी सीट एसटी एसटी को दी जाएगी, और कौन सी सीट फीमेल को लिए रिजर्व होगी। यानी कि लोकल गवर्नेंस के लिए जो स्टेट है ये प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से ये 40% ये पार्टिसिपेशन है लोकल गवर्नेंस में ये इंक्रीज हुआ है। एंड थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ द ग्राउंड ऑफ 73rd एंड 74 अमेंडमेंट। ये क्या था, पंचायत्स, राइट, याद आया। इसकी वजह से क्या है, वुमेन को पार्टिसिपेशन मिल रहा है, राइट। ये बातें हैं। एज द रिपोर्ट पॉइंट्स ऑफ वुमेन रिप्रेजेंट ओनली 15.1%, मैंने बताया था। द हाईएस्ट फॉर इंडिया सिंस द 2006 के बाद से सबसे ज्यादा है, राइट। और ये मैंने अभी बताया था कि नागालैंड में क्या हुआ, सिर्फ 2 एमएलए इनको चुना गया है, राइट। उसके बाद आगे देखते हैं ऑन प्रूविंग इवन एक्सेस फॉर मेन एंड वुमेन ऑन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी, इंडिया रैंक्स नियर द बॉटम, लेस देन 40% पैरिटी।
राइट। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में इंडिया सबसे नीचे है, राइट। 40% से भी कम हम क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं किसको, वुमेन को। ये बहुत ही है। ऑन द वन हैंड देयर आर अपशिफ्ट्स इन पैरिटी इन वेजेस एंड इनकम। वेजेस एंड इनकम की तो बहुत ज़्यादा बात होती है कि इक्वल पे एंड इक्वल वेजेस, इक्वल पे एंड इक्वल वेजेस की बहुत बात होती है कि जो भी पेमेंट मेन को मिलता है वो वुमेन को भी मिलना चाहिए, वो चाहे कोई फैक्ट्री हो, चाहे टेकीज हो, व्हाटएवर जो भी इन्वायरमेंट है उसमें मिलना चाहिए। पर इसमें भी हम बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। बट देन शेयर ऑफ वुमेन इन सीनियर पोजीशन एंड टेक्निकल रोल्स हैव ड्रॉप्ड। सीनियर पोजीशन पे और टेक्निकल रोल में क्या है, फीमेल कम हो रही हैं, ड्रॉप हो रहे हैं। अनदर कंसर्न इज इंडियाज प्रायर परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ एंड सर्वाइवल। मैंने बात की हेल्थ एंड सर्वाइवल के, ये बातें हैं और हम कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं अपने जेंडर गैप को जो कम करने का जो सिलसिला हम चाह रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हमने शुरुआत की। कई सारे वुमेन को हम वुमेन पार्टिसिपेशन को कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट कई जगह थीम रख रहे हैं। तो ये सब बातें हैं इसमें लिखी गई है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है अभी भी बहुत पीछे है इक्वल क्या करने, इक्वालिटी को लेके और जेंडर के लिए भी, राइट। चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर यह है, जेट इंजन की डील हुई थी। हमने बताया था किस किस के बीच हुई थी, HGE के बीच, HAL के बीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसफर कितनी करेगा, ये 80% टेक्नोलॉजी ही ट्रांसफर करेगा, बस ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है इसमें। और हाँ, इसके कहने का मतलब ये है, इसका फायदा ये है, अगर हम इसकी आगे की सोच देखें, यानी कि जो विजन है उसका हम बात करें, तो ये क्या करेगा, ये मेड इन इंडिया को प्रमोट करेगा। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया को ये प्रमोट करेगा, हमें आत्मनिर्भर बनाएगा, सेल्फ रिलायंट बनाएगा, राइट। ये है इस डील का। और इसमें कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भी हैं, जिसमें सरकार बात करेंगी अपने में, जो वहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्री है, यहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो जो इंजन है उस पर डील करने की बात करेंगी, राइट। ये बातें हैं, इसमें कुछ खास नहीं था क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है, राइट। खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, इंडिया यूएस एक्सपेंडिंग स्कोप फॉर कोऑपरेशन। क्यों, हम तो काफ़ी, ये पीएम साहब ने कहा है, जो वहाँ पे बात हुई थी, तो पीएम साहब ने कहा कि इंडिया और यूएस काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन बना रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए हम स्ट्रेटेजिक एरियाज में अपना योगदान बढ़ा रहे हैं, राइट। देख सकते हैं यहाँ पे रिन्यूड ट्रस्ट एरियाज एंड न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात की उन्होंने। एंड थैंक्ड अमेरिकन लीडरशिप फॉर गिविंग हिम ग्रैंड वेलकम। इसकी बात हमने की थी क्या, वेलकम पे, वार्म वेलकम पे, पहला एडिटोरियल। Speaking at luncheon hosted by His Honor by President Kamala Harris at the White House, Mr. Modi said two countries had added and expanded the exposure of cooperation in the defense and strategic areas. Right? इसकी बात हुई. We are working with renewed trust in areas and emerging technologies. We are resolving long pending difficult areas issues. और सबसे अच्छी बात यह है कि adding that the new framework such as Quad, I2U2 and the two countries were making progress together. क्वाड की बात हम जानते हैं, क्वाड में कितने मेंबर होते हैं, कितने मेंबर है, 4 हैं, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये किसके लिए बनाया गया था, ये बनाया गया था डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए। किस एरिया में, ये इंडो पैसिफिक रीजन में, राइट। I2U2 की बात करें तो ये दो कौन सी कंट्रीज हैं, इंडिया, इजराइल और यूएसए और यूएई, राइट। ये 2022 में ये इसकी बात हुई थी और ये कंट्री मानी गई। यानी कि एक तो हो गया क्वाड और एक हो गया I2U2, यानी कि ये दोनों ग्रुप में कौन सबसे अहम है, दो कंट्रीज, इंडिया और यूएसए। इसमें भी अहम है, इसमें भी अहम है। क्यों, क्योंकि इसके पास सुपर पावर है और इसके पास मैन पावर है, यानी कि इसके पास जो इंडियन ओशन का जो ओपन वास्ट स्पेस है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। मिस्टर मोदी सेड दैट 2014 ड्यूरिंग हिज विजिट प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज रेफर्ड टू द इंडिया अमेरिका पार्टनरशिप एज प्रॉमिस ओवर द होराइजन इन दिस पीरियड 9 years since then
वी हैव बीन अ वेरी लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल जर्नी। बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत अच्छी तारीफें हुई। कहने का सिंपल मतलब ये है कि मोदी साहब बहुत खुश हुए, वहाँ की भी गवर्नमेंट बहुत खुश हुई, और मोदी साहब एक ढेर सारा पिटारा, ढेर सारा खजाना लेके आए हैं और जिस पे हम बात करेंगे। उसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पे हम काफ़ी बात करेंगे। ये आर्टिकल एडिटोरियल है, स्क्वायरिंग द सर्कल एट द इंडिया इजिप्ट समिट। अब ये इजिप्ट की बातें आएंगी, इजिप्ट से रिलेशन आएंगे। क्यों? क्योंकि यूएसए से अब मोदी जी कहाँ चले गए हैं? इजिप्ट में। इजिप्ट की अगर हम कैपिटल की बात करें तो इजिप्ट की कैपिटल है कैरो। कैरो यानी कि COP 27 की मीटिंग कहाँ हुई थी? यहीं हुई थी। यानी कि पिछले साल की जो मीटिंग थी वो कहाँ हुई थी? इजिप्ट में हुई थी। और अभी कहाँ हो रही है? अभी हो रही है दुबई में, राइट? दुबई, सॉरी, यूएई में, अबू धाबी में, राइट? तो ये बातें हैं। और COP 28 के बारे में तो हमने कल काफ़ी पढ़ा था। बढ़ते हैं अगली खबर पे, यानी कि इस पे आते हैं, इस एडिटोरियल पे, कि आखिर क्या बातें हुई हैं और ये हम इजिप्ट को लेके इतना एक्साइटेड क्यों हैं। जस्ट जितना कि हम एक्साइटेड यूएसए को लेके थे, क्या हम उतना ही एक्साइटेड इजिप्ट को लेके हैं? शायद नहीं, शायद। हम देखते हैं इसमें। देयर इज अ डेंजर दैट आफ्टर एंड adrenaline crushed and consequential parallel in United States Prime Minister Narendra Modi visits 24-25 Egypt may appear to be a bit underwhelming. It's anything but. Historically, India and Egypt ties are perhaps the oldest civilization link. In 2750 BC, the Pharaoh Sahure sent ship to land of Punt. Land of Punt, right? Egypt को कहा गया है, which historians identified a peninsular India. बाय द मिडिल ऑफ द सेकेंड। ये हमारे जो इंडिया से रिलेशन है, यानी कि जो मिस्र में कौन सी दो नदियां बहती थी? आई थिंक दो रिवर है, उनका नाम है सुमरो, आई थिंक। लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हाट वाज द नेम? अमू दरिया, राइट? अमू दरिया, ये रिवर है। इसके आसपास क्या होता बसता था? सिविलाइजेशन बसता था, राइट? और ये सिविलाइजेशन किसके कंटेम्पोररी था? ये सिविलाइजेशन कंटेम्पोररी था इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने पढ़ा है, यानी कि एंशिएंट इंडिया में हमने पढ़ा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो मेसोपोटामिया और अमू दरिया के इजिप्ट के पास जितने भी एरिया सिविलाइजेशन थे उनसे क्या करते थे? ट्रेड था इनका, उनसे अच्छी ट्रेड ये करते थे, ट्रेड प्रैक्टिस करते थे, राइट? कुछ डेटा पढ़ लेते हैं हम, लिंक एंड की एंड सम की डेटा। कुछ डेटा है इंडिया और इजिप्ट को लेके। इट इज द हिस्टोरिक इंस्पिरेशन दैट नीड्स टू बी इवॉल्व व्हाइल एमिंग अ ग्रेटर बायलैटरल रेलेवेंस एंड सब्सटेंशियली, राइट? व्हाइल द पास्ट सेंचुरी कॉन्टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड। ये बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड की बात हो रही है, यानी कि लोग वहाँ के म्यूजिक पसंद करते हैं। इनफैक्ट जो इजिप्ट का म्यूजिक है वो इंडिया में भी कहीं ना कहीं इनकलकेट हो रहा है और बॉलीवुड उसे इनकलकेट कर रहा है। उसके बाद हम ट्रेड की बात करें तो इजिप्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री है अरब देश का, अरब एरिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है अरब का, राइट? मोस्ट पॉपुलर अरब कंट्री स्टूड एट 6061 मिलियन इन 2023 or 20 have been declining 17% over the previous year. Nearly a third it was petroleum related. यानी कि जो यहाँ की इकोनॉमी है इतनी है और सबसे ज़्यादा इनकी इकोनॉमी किससे आती है? पेट्रोलियम से आती है। इंडिया वॉज द इजिप्ट 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। जो इंडिया है वो इजिप्ट का छठा सबसे बड़ा पार्टनर था और इजिप्ट इंडिया का 38 नंबर पे पार्टनर था, राइट? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ जो ट्रेडिंग है वो हम देख सकते हैं कि इंडिया इजिप्ट के साथ हमारी ट्रेडिंग कितनी अच्छी है। आगे हम बात करेंगे कि हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे उसे, और इवन क्या क्या अभी भी फ्यूचर में, जब रशिया यूक्रेन हुआ है, वॉर हुई है, तो हमारे यहाँ फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे कि हम अपना इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं और इजिप्ट की इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं, राइट? इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो करीब 50 प्रोजेक्ट्स में वहाँ पे 3.15 बिलियन का है और हाफ ऑफ द कंट्रीब्यूटेड बाय सिंगल कंपनी। और ये कौन सी कंपनी है ये मुझे नहीं पता, राइट? यानी कि 3 बिलियन इन्वेस्टमेंट है करीब 50 प्रोजेक्ट में और आधे से ज़्यादा, राइट, आधे तक, और कोई आधा इसकी जो अगर मान लेते हैं 1.5 बिलियन डॉलर, ये किसकी है? किसी एक कंपनी की है। इजिप्ट हैड इन्वेस्टेड ओनली 37 मिलियन इन इंडिया। इजिप्ट ने बस इतना इन्वेस्ट किया है इंडिया में।
उसके बाद लेस देन 5000 इन इजिप्ट, इंडियंस इजिप्ट में इतनी लोग मात्रा में है, नियरली 1/5 ऑफ देम आर स्टूडेंट, और कुछ उसमें से क्या है, स्टूडेंट्स हैं। यानी कि इजिप्ट में हमारे देश से लोग नहीं गए हैं और बहुत ही कम लोग हैं वहाँ पे, राइट। और आगे डेटा देखते हैं, द अंडर परफॉर्मेंस ऑफ बायलेटरल ट्राइज इज नॉट ड्यू टू लैक ऑफ बायलेटरल इशू। ये तो बताता है ना कि हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है, यानी कि हम उस पे 6 नंबर के ट्रेडिंग पार्टनर हैं और वो हमारे यहाँ 38 पे पार्टनर हैं। हमारा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट सिर्फ $3 बिलियन का है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो उतना अच्छा है नहीं, क्या तो हम बनाना नहीं चाहते, राइट। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बायलेटरल इंस्टीट्यूशन की वजह से ही हमारा कम है, but their efficacy and sense of purpose. India has a joint commission foreign office consultation at least 9 joint purpose groupings. Its defense and external affairs minister visiting. ये इंडिया गए थे और सॉरी इजिप्ट गए थे, और इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है अब्देल फतेह अल सीसी वो भी इंडिया आए थे और बातें हुई थी, राइट। अब बात करते हैं कि हमने बात तो कर ली थोड़े बहुत कि इंडिया और इजिप्ट का रिलेशन तो ये है, हमारे यहाँ उनका इन्वेस्टमेंट है, उनके यहाँ हमारा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, हम उनके ट्रेडिंग पार्टनर हैं। और इजिप्ट कंट्री की अगर हम बात करें तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे आता है, राइट। मैप तो मैंने इंक्लूड नहीं किया, बट हाँ आप यहाँ पे समझ सकते हैं इजिप्ट वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे आता है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आने के कारण ये क्या है, कंट्री इक्वेटोरियल कंट्री है, राइट। इक्वेटोरियल कंट्री है, इक्वेटोरियल कंट्री होने के कारण यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है। गर्मी बहुत पड़ने के कारण यहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे क्या बोते हैं, सिर्फ राइस बोते हैं, राइस बोते हैं। वीट यहाँ पे होता नहीं है, तो वीट क्या करते हैं, ये इंपोर्ट कराते हैं। और वीट कहाँ से पहले इंपोर्ट होता था, यूक्रेन से। जैसा कि हम जानते हैं कि यूक्रेन सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन होता था और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई वीट एक्सपोर्ट करता था वो था यूक्रेन, बट तबाही के बाद वो परेशान है, इनके पास प्रॉब्लम है और ये इन्फ्लेशन यहाँ पे करीब 30% तक बढ़ चुका है। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है कि हम इसके साथ अगर इजिप्ट के साथ अपना बायलेटरल ट्रेड कर लेते हैं, यानी कि हम अपने रिलेशन सुधार लेते हैं, तो हमारे पास इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि हमारे यहाँ तो बहुत गेहूं होता है, हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, राइट। ये बातें हैं और ये बातें हम इसमें जानेंगे देखेंगे, राइट। तो सबसे ज़्यादा ये क्या करता है, रिफाइंड पेट्रोल, फीड, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर है। क्यों, क्योंकि ट्रॉपिकल नेशन है, राइट। कार ये करता है इंपोर्ट, कॉर्न करता है और फार्मास्यूटिकल करता है। और हम देखते हैं कि जो कार की तो हम उतने अबेंडेंट नहीं है, हमारी कंट्री में तो उतने कार का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप के कारण, राइट। बट हमारे यहाँ पोटेंशियल है कि हम इजिप्ट को कार की जो पूर्ति है उसे पूरा कर सकते हैं। और फार्मास्यूटिकल्स में तो हम बहुत आगे हैं, बहुत ज़्यादा आगे हैं, रिसर्च में नहीं, हम मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे हैं, राइट। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है कि हम गेहूं और कॉर्न मक्का मेज, राइट, इसको हम और फार्मास्यूटिकल्स को एक्सपोर्ट करके हम अपने यहाँ अपने ट्रेड को, अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। और इनफैक्ट जो इजिप्ट की इकोनॉमी है उसे हम बचा सकते हैं, right. Moreover, the Egyptian government has an ambitious infrastructure development agenda with 49 mega project including the construction of new Cairo. उसके पास इजिप्ट की गवर्नमेंट के पास प्लान है, कई सारे डेवलपमेंटल प्लान है कि हम इजिप्ट को बनाने का, न्यू कैरो ये सिटी है, कैरो कैपिटल है, तो न्यू कैरो बनाने के लिए उनको $58 बिलियन की ज़रूरत है। उसके बाद उनको $25 बिलियन क्या चाहिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के चाहिए। और $23 बिलियन क्या चाहिए इनको, हाई स्पीड रेल नेटवर्क के बनाने के लिए पैसा चाहिए। तो अगर हम पहले जाके वहाँ पे इजिप्ट से कहें कि भैया ये लो पैसे थोड़े से, हम तुमको गेहूं प्रोवाइड करा देंगे और ये लो थोड़े से पैसे, तुम अपने रेल नेटवर्क हमारे पास है ही, टेक्नोलॉजी हमारे पास है ही, न्यूक्लियर पावर प्लांट तो हमारे पास है ही। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इजिप्ट को डेवलप देश बना सकते हैं, यानी कि इजिप्ट की इकोनॉमी हम सुधार सकते हैं और हमारा जो एक्सपोर्ट करने का पोटेंशियल है उसे हम बढ़ा सकते हैं और हम भी किसी दूसरे कंट्री के मार्केट में जाके अच्छा बन सकते हैं, राइट। ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है और ये मोदी जी को ध्यान में देना चाहिए। इनफैक्ट उनके जो सलाहकार हैं बहुत बड़े IAS ऑफिसर्स होते हैं, उनको ये पता होता है, राइट। तो ये बातें हैं, चलते हैं अगली बात पे।
उसके बाद है बट दीज अपॉर्चुनिटीज आर ऑफसेट बाय सीरियस चैलेंज, ये काफी पीछे रह गई हैं। टू बिगिन विथ इजिप्टियन इकोनॉमी इन ए सीरियस क्राइसिस, ये बहुत ही सीरियस क्राइसिस से गुजर रही है। तो ह्यूज फाइनेंशियल commitments have coincided with the static economy pandemic and global slowdown at the Ukraine conflict। ये देखा आपने कि वहां की इकोनॉमी स्टैटिक हो गई है, काफी एकदम क्या कह सकते हैं झिलमिला सी गई है, क्राइसिस से गुजर रही है। किसकी वजह से? पैंडेमिक की वजह से, ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का रीजन ये यूक्रेन से मैंने बताया था, यूक्रेन से ये क्या करते थे? वीट इंपोर्ट करते थे, राइट? ये बातें हैं। उसके बाद कंसिक्वेंटली टूरिज्म हैज ड्रॉप्ड, टूरिज्म भी वहां पे कम हो गया है। इंपेक्ट सच एज सीरियल्स हैव बिकम कॉस्टली, एनुअल इन्फ्लेशन एबव 30%, ये बताया हमने। उसके बाद अपनी वैल्यू करेंसी वहां की खो चुकी है, अपनी वैल्यू खो चुकी है। और ये 3 मिलियन बेल आउट पैकेज इन्होंने IMF गए थे और इनको मिला है। बेल आउट पैकेज क्या होता है कि अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए पैसा दिया जाता है, बैंकों को दिया जाता है कि भैया लो ये पैसा थोड़ा अपने आप को रिवाइव कराओ। तो ये सब बातें हुई और काफ़ी इजिप्ट परेशान, एक कह सकते हैं कि डेब्ट कंट्री है। इजिप्ट 163 बिलियन डॉलर के कर्ज में डूबा हुआ है, यानी कि उसके 43% GDP का वो कर्ज में है, राइट? ये बातें हैं और आशा करता हूँ आपको काफ़ी समझ में आया होगा। और पिटफॉल्स टू अवॉइड, यानी कि हमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। तो जो एक्सिम बैंक है, एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, राइट? इसकी भी बातें यहाँ पे की गई हैं। बट बहरहाल आप समझ गए होंगे कि हमें, अगर हम मोटे तौर पे देखें या फिर समराइज करके देखें, तो हमें इजिप्ट से कुछ मिलने वाला है नहीं, राइट? हमें उल्टा इजिप्ट को देना पड़ेगा, जिसमें कि अगर इजिप्ट का फायदा हुआ तो वो हमारा काफी अच्छा पार्टनर बनेगा। और काफी अच्छा पार्टनर बनेगा तो इजिप्ट किस कंट्री में आता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। और इजिप्ट के पास क्या है? वाटरवेज है, राइट? ये अरेबियन सी के पास, अरेबियन सी में पड़ता है और अरेबियन सी में पड़ने के कारण इसकी मिलिट्री, इसकी नेवी हमारे शिप की रक्षा करेगी, राइट? आप समझ सकते हैं कि हम कितना व्यापक सोच रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, राइट? ये बातें हैं। खैर चलते हैं अगली खबर पे, काफी हो गया। और हाँ, ये बातें हुई हैं, अभी मैंने बताया था कि MSP, तो इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है क्रिटिकल मिनरल क्लब, जिसको लेड करते हैं कौन? US लेड करता है, यानी कि US अगुवाई करता है, जिसमें 17 कंट्रीज हैं, आई थिंक 11 नेशंस हैं, राइट? 11 नेशंस हैं। उनको मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, MSP का फुल फॉर्म मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, MSP। ये एक ऐसा अलायंस है जिसमें कि कंट्रीज रेयर अर्थ एलिमेंट्स को, जो कि किस चीज में जरूरत है? EVs में, इलेक्ट्रॉनिक्स में जरूरत पड़ती है एलिमेंट्स की, उनको क्या करते हैं कि ट्रेड करते हैं। उनका कोई कंट्री, इनको कमी है तो इनको दे देता है, इनके पास है तो ये इनको दे देता है। मतलब कि ये एक तरह से अपने आप में हेल्प करते हैं। इसमें करीब 14 कंट्रीज हैं, राइट? और इनका जो एम है वो है कि टू कैटलाइज पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स ग्लोबली। इनका मेन मकसद ये है, इस अलायंस का, इस पार्टनरशिप, इस ग्रुप को बनाने का, कि जो क्रिटिकल एलिमेंट हैं, क्रिटिकल मिनरल हैं, क्रिटिकल मिनरल एलिमेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ले आना और इंडिविजुअल पब्लिक इन्वेस्टमेंट ले आना, यानी कि सरकार की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट ले आना और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी ले आना। खैर, इसमें देखते हैं आगे हम कि क्या क्या बातें हैं। इंडिया हैज बीन इंडक्टेड टू द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, US लेड, जिसमें बताया था 14 कंट्रीज। और इसका काम क्या होता है? कैटलाइज पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ग्लोबली, ये काम होता है, ये इसका एम है, right? The India-US joint statement issued Friday early, reiterating the intention of the two governments to work together to ensure that our respective markets are well supplied with essential critical minerals। यानी कि जो हमारे रिस्पेक्टिव पार्टनर्स हैं, मतलब कि इंडिया का जो मार्केट है और जो USA का मार्केट है,
उसमें क्या बना वेल सप्लाइड हो किस चीज़ की, इसेंशियल क्रिटिकल मिनरल्स की। अभी हम देखेंगे कि ये क्रिटिकल एलिमेंट्स होते क्या हैं, आखिर इनका काम क्या होता है, राइट। ये बातें हैं। reaffirming a place by two sides hasten bilateral collaboration to secure resilient critical mineral supply chain। ये तो बातें हो गई, राइट। खैर, ये देखते हैं कि अगर हम बात करें अभी तो क्रिटिकल एलिमेंट की, तो क्रिटिकल एलिमेंट में सबसे ज़्यादा किसके पास है, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एलिमेंट कौन डील करता है, वो डील करता है चाइना, राइट। चाइना डील करता है, जो कि 70% ग्लोबली, मैंने बताया था अभी 70%, अगर मान लीजिए कि पूरी दुनिया में 100% है तो 70% अकेले चाइना अलाई करता है, राइट। India's inclusion assumes significance given made at one key elements of New Delhi growth strategy is powered by an ambitious shift of mobility space through the conversion of a large part of public and private transport of electric vehicles। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया अभी क्या चाह रहा है कि ये एक रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिट करे, मतलब कि मार्च करे, मतलब मूवमेंट करे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चाहिए, सोलर एनर्जी चाहिए, थर्मल एनर्जी चाहिए, विंड एनर्जी चाहिए, जिससे कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उसको क्या करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, उसे मोटिवेट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, ईवी को बैटरी लगाने की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो ये बैटरी किससे बनती है, रेयर अर्थ एलिमेंट से बनती है, और इसी एलिमेंट के ग्रुप में हम क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं, राइट। दिस अलोंगसाइड ए कंटेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सेमीकंडक्टर पुश। ये सेमीकंडक्टर भी आते हैं इसी में, रेयर अर्थ एलिमेंट्स में ही क्या आते हैं, सेमीकंडक्टर आते हैं। द प्रपोजल टू ऑनबोर्ड इंडिया कम्स आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक पुश माउंटेड बाय न्यू दिल्ली, given that there was considerable disquiet of sections of union government and, मतलब ये कि इंडिया ये पहले से शामिल होना चाहता था इसमें। क्यों, क्योंकि जो ऑन डिमांड है, जो व्हीकल्स की डिमांड है, कार्स की डिमांड है इंडिया में, वो काफ़ी ज़्यादा है, और इस डिमांड को पूरी करने के लिए हमें सेमीकंडक्टर चिप चाहिए, और इस चिप के लिए हम चाइना पे इतना डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इसीलिए जो सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल्स हैं वो पहले से अपने आप को पुश कर रहे हैं, यानी कि कोशिश कर रहे थे कि हम इस ग्रुप में आ जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो सप्लाई चेन है किस चीज़ की, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, वो पूरी हो जाएगी, जिससे हम अपनी मार्केट को सुधार पाएंगे, राइट। ये बातें हैं। द कंसर्न्स ग्रीव आफ्टर द पार्टनरशिप ओरिजिनली फ्लोटेड मिड लास्ट ईयर वाज एक्सपेंडेड अर्लियर दिस ईयर इंक्लूडेड अर्ली। मतलब इस साल में इटली भी इस ग्रुप में क्या हुआ है, इंक्लूड हुआ है हमसे पहले, इसी साल में, जबकि हमने पिछले साल ही इसकी क्या कर दी थी, मतलब कि क्या डाल दिया था, हमने प्रपोजल डाल दिया था कि हम इस ग्रुप में आएंगे, राइट। उसके बाद देखते हैं, द MSP is learned to have weighed the possibility of collaborative work of some 150 odd projects and shortlist of a dozen projects where members are likely to commence work, including fostering of a critical minerals and metals cooperation forum for sharing expertise, developing battery materials and jointly developing a mineral processing facility। मतलब कि ये ऐसा एक MSP सिर्फ ऐसा ग्रुप नहीं है कि वो बस डील करेगा, वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स में ही डील करेगा, उनकी क्या करेगा कि एक तरह से उनको मोल्ड ही करेगा, उसके ऊपर रिसर्च भी करेगा, और मेटल कोऑपरेशन, और ये इंक्लूडिंग फोस्टरिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, यानी कि उस एलिमेंट्स को फोस्टर्स भी करेगा, राइट। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मतलब कि इस इंक्लूड MSP में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो वो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी साउथ कोरिया, स्वीडन, UK, यूरोपियन कमीशन, इटली, और अब इंडिया क्या हो गया है, इंक्लूड हो गया है। उसके बाद देयर आर 17 अर्थ एनिमल्स, 17 रेयर अर्थ मिनरल्स, while cobalt, nickel, lithium are required for batteries used in electric vehicles, rare earth minerals are critical in trace amounts in the semiconductor and high-end electronics manufacturing। 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें कोबाल्ट भी आता है, निकल भी आता है, और लिथियम भी आता है।
China is a strong player in this space and has created a processing infrastructure in rare earth minerals and has acquired mines in Africa। ये देखने वाली बात है कि चाइना इतना मार्केट इसका इतना बड़ा है कि उसने अफ्रीका में जाके क्या किया है, माइंस खोल रखा है, माइंस खरीद रखा है, राइट। और ये यहां से निकालता है और अपने किस चीज की माइंस, कोबाल्ट की। देख रहे हैं इसका प्रभुत्व, इसका डोमिनेंस, यही मैं दिखाना चाहता था, राइट। इस आर्टिकल का इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि हम देख सकते हैं कि चाइना कहीं ना कहीं अपने आप को वो इतना स्टैंड कर लिया है पिछले कुछ सालों में, पिछले 2-3 दशक में, कि जहां हम अभी बहुत पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हमारा इकोनॉमी का वो 4 गुना ज़्यादा है, 4 से 5 गुना ज़्यादा, राइट। जिसकी वजह से क्या है, उसकी डिमांड बहुत है सेमीकंडक्टर चिप के, राइट। ये बातें हैं, यानी कि चाइना इतना बहुत आगे है। उसके बाद हम जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उसमें 2 टाइप होते हैं। एक होता है हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स और दूसरा होता है लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स। जो लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो इंडिया में तो पाए जाते हैं, राइट। बट हैवी रेयर अर्थ एनिमल्स के लिए हमें किस पे डिपेंड होना चाहता है, इंडिया में नहीं होता है। और हम डिपेंड किस पे होते हैं, चाइना पे। और चाइना सबसे ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है, राइट, जो 70% ग्लोबली क्या करता है, ओन करता है, ठीक है। ये कुछ नाम्स हैं, राइट, एंथेरियम, सीरियम, नियोडाइनियम, ब्रेसिडोनियम एंड समरडोनियम। ये क्या है, लाइट रेयर अर्थ एनिमल्स हैं, ठीक है। इंडिया इज सीन अ लेट ओनर ऑफ अटेम्प्ट्स टू एंटर द लिथियम वैल्यू चेन। लेट मूवर मतलब हमने, इंडिया ने लेट कर दिया। कमिंग एट द टाइम ऑफ EVs आर प्रेडिक्टेड टू बी सेक्टर राइप फॉर डिसरप्शन। The year 2020 could be an inflection point of battery technology with several potential empowerment to lithium ion battery। मतलब ये लिथियम से बनाई जाती है, राइट। तो ये बातें हैं और ये आर्टिकल आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए और हमें क्या बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, राइट। और इसको अगर हम कनेक्ट करें तो मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए, हमें सेकेंडरी सेक्टर को इंक्रीज करने के लिए, हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, हमें टेक्नोलॉजी में दुनिया के साथ चलने में हमें ये क्या करेगा, बढ़ाएगा, हमें ये मदद करेगा, राइट। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए कि मोदी जी हमारे यहाँ से हमारे लिए क्या क्या करके लेके आए हैं। हमने इंडिया से USA में जाके हमने क्या क्या किया है। अगर हम बात करें, एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो हमारा मीडिया है, इंडियन मीडिया है या फिर जो भी सोशल नेटवर्किंग पे इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं, वो सिर्फ दिखा रहे हैं कि मोदी जी ने ये खाना खाया, बट बैक साइड ऑफ द स्टोरी कितने सारे एग्रीमेंट्स हो गए, कितने सारे डील्स हो गई, कहाँ तक हम पहुँच गए, हम कहाँ तक सोच रहे हैं, ये कोई नहीं बता रहा है, राइट। इनफैक्ट मीनू भी रिलीज हुआ था, इनफैक्ट आज के पेपर में था, बट उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया कि आखिर क्या मतलब है उसका इंक्लूड करने का। मतलब क्या खाया, कौन से शेफ ने बनाया था, क्या उस शेफ का क्या, उस शेफ की स्पेशलिटी थी वो, राइट। कुजीन था, पता नहीं क्या क्या कुजीन आए थे जिसमें सैफरॉन भी ऐड किया गया था, राइट। तो ये सब बातें हैं, ये सब बातें होती रहती हैं, बट हाँ हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमें चाइना को कैसे पछाड़ना है। कि इसमें क्या है कि अगर इंडिया से, अगर हमारे PM गए थे US से इंडिया, तो इसमें USA से फायदा है इंडिया को भी और इंडिया से फायदा है USA को भी, राइट। आप देख सकते हैं क्यों, क्योंकि चाइना है और चाइना का एशिया में सबसे ज़्यादा है और USA के किसी को दिख रही है कि हाँ एशिया में कौन ताकतवर है, तो वो बस इंडिया ही दिख रहा है, बाकी कोई कंट्रीज है नहीं, राइट। जापान वो अपने में बेचारा मस्त रहता है, राइट। वो ये डिप्लोमेसी में इंडिया बहुत आगे है। खैर चलते हैं अगली खबर पे, और ये वो खबर है जो अभी हम बात कर रहे थे कि क्या क्या डील साइन हुई हैं, उस पर हम बात करेंगे। ये अपने मैंने तो ऐसे
लगा दिया था। ये इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग है। टेक्नोलॉजी पे क्या क्या हुआ, डिफेंस पे क्या क्या हुआ, पीपल सेंट्रिक एफर्ट्स में क्या क्या हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमने क्या क्या किया, इंडो पैसिफिक डील में क्या हुआ, हेल्थ में क्या हुआ, क्या ये फाइटिंग टेरर और ड्रग्स पे लेके हमने क्या क्या डील साइन की है, और इनिशिएटिव यानी कि हमने एग्रीमेंट्स क्या क्या साइन किए हैं। और ये कहाँ से लिया गया है, इंडिया और यूएस की ज्वाइंट स्टेटमेंट जो रिलीज होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उसमें ये रिलीज हुआ था और ये बताया गया था, राइट। देखते हैं टेक्नोलॉजी पे। ये 2.75 बिलियन सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैकल्टी इन इंडिया, सेमीकंडक्टर सेंटर फॉर कमर्शियलाइजेशन एंड इनोवेशन ट्रेनिंग फॉर 60,000 इंजीनियर्स फ्रॉम रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कंपनी कौन सी है, माइक्रोन की। हमने बताया था माइक्रोन साइन करना चाहता है, और माइक्रोन ने एक $25 मिलियन का साइन किया है, राइट। वो इन्वेस्टमेंट इतना लेके आएगा और बाकी पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और ये प्लांट कहाँ बिठाया जाएगा, गुजरात में बिठाया जाएगा। और इस सेंटर फॉर कमर्शियलाइजेशन एंड इनोवेशन, और इस लैब में क्या होगा, रिसर्च भी होगा, इनोवेशन भी होगा, जिसमें कि करीब 60,000 लोग इंडियंस लैब रिसर्च से क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। ये टेक्नोलॉजी, ये तो पहली डील हुई हमारी, यानी कि पहला साइन हुआ। दूसरा साइन क्या हुआ है कि इंडक्शन ऑफ इंडिया इन द यूएस लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ये हमने बताया था। इन्वेस्टमेंट ऑफ 650 मिलियन बाई इंडियंस एप्लिशॉन कार्बन लिमिटेड इन यूएस ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी कंपोनेंट फैक्ट्री, एक बैटरी कंपोनेंट फैक्ट्री भी लगाई जाएगी। उसके बाद लॉन्च ऑफ टास्क फोर्सेस ऑफ डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ ओपन रैन सिस्टम, ये होगा। उसके बाद आर्टेमिस अकॉर्ड्स हमने बताया था अभी, साइनिंग इन द आर्टेमिस अकॉर्ड विथ इंडिया ज्वाइंस 26 नेशन कमिटेड टू इंटीग्रेटेड कोऑपरेशन एंड एक्सप्लोरेशन इन स्पेस, यानी कि स्पेस के फील्ड में जो रिसर्च होगी उसके लिए भी हमने साइन किया है, और जिसमें करीब 26 देश हैं जो कि डील कर रहे हैं। कौन कौन से हैं उसमें, यूरोपियन यूनियन है, नासा है, जो और कंट्रीज हैं उनके साथ मिलके ये सिग्नेचर हुआ है, राइट। ये कौन सा रिकॉर्ड है, ये आर्टेमिस रिकॉर्ड है। एग्जाम में सबसे ज्यादा ये पूछा जाएगा कि आर्टेमिस रिकॉर्ड क्या था, आर्टेमिस रिकॉर्ड क्या था। तो ये क्या था, स्पेस को लेके था, स्पेस को एक्सप्लोरेशन के लिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक था जिसमें 26 कंट्रीज हैं, उनको इंडिया ने ज्वाइन किया, राइट। ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए, राइट। अगली खबर पे पे चलते हैं। एडवांस ट्रेनिंग ऑफ इसरो एस्ट्रोनॉट्स बाई नासा फॉर ज्वाइंट एफर्ट ऑफ ISS इन इंडियन स्पेस सैटेलाइट इन 2024। हम 2024 में भेजना चाहते हैं, उसके लिए नासा हमारे इसरो साइंटिस्ट को क्या करेगा, एस्ट्रोनॉट्स को क्या करेगा, ट्रेनिंग देगा कि आप कैसे रह सकते हैं। और ये कब तक होगा, 2023 तक। तो देख सकते हैं कि अकेले टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमने कितने सारे सिग्नेचर किए हैं, यानी कि कितने सारे एग्रीमेंट्स और डील्स हमने कर लिए, 1 2 3 4 5, राइट। ये किसके लिए था, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के फील्ड में था। अब देखते हैं कि डिफेंस के फील्ड में इंडिया और यूएस ने क्या अपने आप में रजामंदी की है। पहला तो इंजन बनाने का, F414 जेट इंजन बनाने का, किसके द्वारा, GE के द्वारा। कौन किसके साथ, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ इंडिया में बनाएगा। उसके बाद ये MQ-9B सी गार्जियन UAV, ये ड्रोन MQ-9B आपको याद होगा, MQ-9B, राइट। इंक्रीजिंग इट्स इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉग्निजेंस कैपेबिलिटीज, राइट। ये क्या करेगा कि हमारी डिफेंस फोर्सेस को एक तरह से कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से मजबूत कर देगा। उसके बाद ये कंक्लूजन ऑफ ए मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट बिटवीन US नेवी विद द L&T शिपयार्ड इन चेन्नई। L&T लार्सन एंड टर्बो और US की नेवी ने एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है कि मास्टर शिप रिपेयरमेंट, यानी कि जो कोई शिप होंगी उसको बनाने के लिए शिपयार्ड कंपनी से कोलैब किया है, कहाँ पे, चेन्नई में। ये एक एग्रीमेंट हुआ, ये कहीं ना कहीं छुप गया था, ये इसको मैंने भी नहीं देखा था, आज मैंने देखा कि हाँ ये भी हुआ है। एनीवेज, रिजोल्यूशन टू ऑपरेशनलाइज टूल्स टू इंक्रीज डिफेंस कोऑपरेशन, स्ट्रेंथन अंडर सी डोमेन अवेयरनेस कोऑपरेशन एंड एग्रीमेंट टू प्लेस 3 इंडियन लाइजन ऑफिसर्स इन US कमांड, राइट।
इंडियन नेवी के जो ऑफिसर्स होंगे वो यूएस कमांड में जाके उनके साथ कोऑपरेट करेंगे डिफेंस में। और किस में डिफेंस क्या करेंगे, अंडर सी यानी कि समुद्र के अंदर जितने भी कोऑपरेशन है, जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम है, उसको हेल्प करेंगे। कौन? लाइजन ऑफिसर, इंडियन लाइजन ऑफिसर, राइट। और ये इनॉग्रेशन ऑफ इंडस एक्स फॉर ज्वाइंट इनोवेशन एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये इनॉग्रेशन हुआ है इंडस एक्स के नाम से, साइन हुआ है, जिसके साथ ही हम किस चीज में डील करेंगे, इनोवेट करेंगे, इनोवेशन होगा किसमें? डिफेंस टेक्नोलॉजी में, राइट। अगली पे चलते हैं, पीपल सेंट्रिक एफोर्ट, यानी कि लोगों के द्वारा क्या, लोगों को क्या इससे एक्चुअल में फायदा होगा। देखते हैं, लॉन्च ऑफ ए पायलट बाय द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट फॉर दिस ईयर टू डिसाइड ऑन डोमेस्टिक रिन्यूअल्स ऑफ प्ली बेस्ड टेम्पोररी वर्क वीजा। ये हमने बताया था कि क्या करेंगे ये, टेम्पोररी डोमेस्टिक रिन्यूअल, यानी कि रिन्यूअल कराने के लिए वर्किंग वीजा बाहर नहीं जाना होगा, वो अपने रीजन में ही वो करा लेंगे। ये हमने बताया था कल की क्लास में, कल के वीडियो में हमने बताया था। ओपनिंग अ न्यू यूएस कंसल्टेंट्स इन बेंगलुरु, अहमदाबाद, ये 2 यूएस कंसल्टेंट्स खोले जाएंगे। कहाँ पे? बेंगलुरु और अहमदाबाद में। अभी कहाँ है? सिर्फ न्यू दिल्ली में, राइट। ओपनिंग अ न्यू इंडियन कंसल्टेंट इन द सीटल लेटर दिस ईयर, इस साल के अंत में इंडियन कंसल्टेंट खोला जाएगा सीटेल में। फिलहाल अभी कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, राइट। लॉन्चिंग ऑफ ए ज्वाइंट टास्क फोर्स टू एडवांस कोऑपरेशन बिटवीन लीडिंग स्कॉलर्स इन इंडिया एंड यूएस क्लाइमेट चेंज। यूएस और इंडिया के जो स्कॉलर्स हैं क्लाइमेट चेंज पे, उनके बीच में ज्वाइंट टास्क फोर्स बिठाया जाएगा, यानी कि दोनों कंट्री के स्कॉलर्स मिलकर क्लाइमेट चेंज पे बात करेंगे। ये था पीपल सेंट्रिक एफोर्ट, यानी कि डायरेक्ट लोगों को फायदा पहुंचने वाला। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जबकि कोप 21-28 की मीटिंग होने वाली है, कहाँ पे होने वाली है? यूएई में होने वाली है, अबू धाबी में, राइट। इस पे बात कर लेते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, सतत विकास पे, क्या उन्होंने हमारे इंडिया और यूएसए ने डील साइन किया, यानी कि एग्रीमेंट किया है। कंटिन्यू वर्क बोथ इंडिया एंड यूएस टू अचीव नेशनल क्लाइमेट एंड एनर्जी गोल, राइट, यानी कि कार्बन फ्री और जीरो कार्बन फुटप्रिंट, और उसके बाद 1.5 डिग्री पेरिस एग्रीमेंट को भी ये कम करने की बात होगी, राइट। रीइंफोर्समेंट एंड कमिटमेंट टू क्रिएटिव इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट इन प्लेटफॉर्म ओवर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड अट्रैक्ट इंटरनेशनल प्राइवेट फाइनेंस एंड स्केल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी स्टोरेज एंड इमर्जिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में बनाने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ले आएंगे, बैटरी स्टोरेज ले आएंगे, किसमें क्या करेंगे? प्राइवेट इंडिविजुअल्स को इन सेक्टर्स में ले आएंगे ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए इंडिया में। तो ये बातें कुछ खास सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये लोग कर नहीं पाए, बस हाँ कंटिन्यूड वर्क साथ में मिलके काम करेंगे, बट कैसे काम करेंगे इसका ब्लूप्रिंट नहीं दिया गया है। और हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये होना भी चाहिए कि प्राइवेट फर्म्स को ले आना है रिन्यूएबल एनर्जी में, बैटरी बनाने में और ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के लिए इंडिया में। और इंडो पैसिफिक डील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडो पैसिफिक एरिया हमारे इंडिया के लिए भी और यूएसए के लिए भी, जैसे कि उसका चाइना का खतरा बढ़ता जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, उस वजह से इंडिया यूएसए चाहता है कि इंडिया से क्या कर सके, बना के रखे। ज्वाइनिंग द इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव बाय द यूएस, द इनिशिएटिव सीक्स टू प्रमोट सेफ, सिक्योर एंड स्टेबल डोमेन एंड प्रमोट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज। मतलब कि इंडो पैसिफिक के रीजन में जितने भी रिसोर्सेस हैं उसका यूज कर सके हम दोनों, क्या क्या? सेफ, सिक्योर और स्टेबल डोमेन। हेल्थ पे क्या हमने बात की है, देखते हैं। कोलैबोरेशन बिटवीन यूएस एंड इंडियन साइंटिस्ट टू डेवलप एआई इनेबल्ड डिजिटल पैथोलॉजी प्लेटफॉर्म टू बी यूटिलाइज्ड फॉर कैंसर डायग्नोसिस, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या करेंगे, एआई बेस्ड मॉडल पैथोलॉजी बनाएंगे, किसकी हेल्प से? यूएसए के साइंटिस्ट की हेल्प से। क्या डायग्नोस करने के लिए? कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। प्रपोज साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीजेज विथ आईसीएमआर टू हैव फर्दर बेसिक क्लिनिकल ट्रांजिशनल रिसर्च ऑन डायबिटीज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन पहले मैंने बताया था डायबिटीज़ के बारे में कि हमारे इंडिया में कितने, करीब 300 मिलियन, राइट, हाँ 317 मिलियन लोग क्या है, डायबिटीज़ पेशेंट हैं। और उन डायबिटीज़ पेशेंट को अगर हम आगे नहीं
क्योर करते हैं, बचा के नहीं रखते हैं, तो सबसे ज़्यादा बम्बार्डमेंट होगा कहाँ पे? रूरल एरियाज में, शहरों से ज़्यादा, राइट। तो उस पर एक डायबिटीज़ आखिर उन्होंने सुन ली, 4-5 दिन लगातार डायबिटीज़ के ऊपर द हिंदू में एडिटोरियल आए थे, आर्टिकल्स आए थे, रिसर्च आई थी, राइट, स्टडीज आई थी, कितनी स्टडीज, तो ये इस पे साइन कर लिया है ICMR से, किसने? US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज के द्वारा, राइट, दोनों एक दूसरे में शामिल कर लिया है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम दोनों देशों के लिए, फाइटिंग टेरर एंड ड्रग्स, राइट, काउंटर ग्लोबल टेररिज्म, कॉल फॉर कंसर्न एक्शन अगेंस्ट ऑल UN लिस्टेड टेररिस्ट ग्रुप इंक्लूडिंग अल-कायदा, ISIS, उसके बाद LET, उसके बाद JM एंड हिजबुल मुजाहिदीन। ये क्या है? UN लिस्टेड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं और इनको कंसर्न है और इनके खिलाफ काम करने की बात होगी। कंडेमनेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रॉस बॉर्डर, इन्होंने कड़ी निंदा की है, किसकी? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, यानी कि इस देश से बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश में जाके क्या करते हैं? टेररिज्म फैलाते हैं। एग्जाम्पल है 26/11, राइट, और 9/11 यानी कि USA का ट्विन टावर गिराए थे उन्होंने। उसके बाद द यूज ऑफ टेररिस्ट proxel and urging Pakistan to take immediate action to ensure no territory under its control is using launched terrorist action। मतलब कि पाकिस्तान को ये एक तरह से चेतावनी दी गई है कि तुम्हारे जो एरिया है, जो तुम्हारा लैंड है, उस पे क्या हो कि टेररिस्ट क्या कर सके? टेररिस्ट यूज न कर सके और तुम्हारी जमीन को टेररिस्ट यूज न कर सके। कॉल फॉर द ट्रायल ऑफ परपेट्रेटर्स ऑफ 26/11 मुंबई एंड पठानकोट अटैक। ट्रायल होगा किस पे? 26/11 पे, और पठानकोट हमला जो हुआ था उस पे। डेवलपमेंट ऑफ अ ब्रॉडर एंड डीपर बायलैटरल काउंटर नारकोटिक्स फ्रेमवर्क टू डिसरप्ट एंड इलिसिट प्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग ऑफ इलिसिट ड्रग्स काफी इंपॉर्टेंट है ड्रग्स, राइट। अर्नब गोस्वामी क्या कहते हैं? ड्रग्स दो, पर आपको ड्रग्स नहीं मिलेगा क्योंकि इंडिया और USA ने ऐसा माना है साथ में काम करने के कि जो इंटरनेशनल ड्रग मार्केट है, जो ट्रैफिकर्स हैं, उनको हम क्या करेंगे? ध्वस्त कर देंगे और उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे और हम दोनों की कंट्री में ये उनके लिए बैन होगा, उनके लिए ले आना ड्रग्स बैन होगा। और ये बातें हुई हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना मल्टी डायमेंशनल ये एक एग्रीमेंट है जो हमें इंडिया ने साइन किया है USA से, और USA ने भी कहीं ना कहीं, USA को भी कहीं ना कहीं फायदा दिख रहा है इन फ्यूचर इंडिया से, जिसकी वजह से वो अपनी दोस्ती बढ़ाना चाह रहा है और अपने आप को। और अगर हम बात करें USA की, तो USA की अगर हम देखें तो USA एक कौन सी कंट्री है? एक फेयर वेदर फ्रेंड है। उसको जहां फायदा दिखता है वो वहीं घुस जाता है। कल को उसके साथ कुछ टाइम पहले उसको चाइना से फायदा दिख रहा था, जापान से दिख रहा था, बट अब एशिया में किसके साथ दिख रहा है? अब एशिया में सिर्फ उसे इंडिया के साथ दिख रहा है। अगर इंडिया के साथ क्यों दिख रहा है, उसका भी रीजन है। अगर हम बात करें टेस्ला कंपनी की, टेस्ला की, राइट, टेस्ला किसकी? एलोन मस्क की है। तो कुछ साल, पिछले साल की बात है, तो टेस्ला ने कहा था कि हम अपनी गाड़ियां लाके बेचेंगे, हम प्लांट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि आप गाड़ियां यहीं बनाइए, इंडिया में ही आप गाड़ियां बनाइए। टेस्ला जो इंडियन गवर्नमेंट थे उसने कहा कि आप इंडिया के अंदर ही बनाइए और फिर ले जाके इसी मार्केट में बेच दीजिए। तो टेस्ला ने कहा कि नहीं, हम गाड़ियां बाहर से बना के ले आएंगे और उसको लाके इंडिया में बेचेंगे। तो कहा कि ठीक है, आप बेचिए, हम इस पे 100% क्या लगाएंगे? टैक्स लगाएंगे। 100%, यानी कि अगर ये गाड़ी 20 लाख की है, अगर कॉस्ट इसकी 20 लाख है, तो इंडिया में ये लोगों को कितने की मिलेगी? 40 लाख की मिलेगी। कोई खरीदेगा? मार्केट तो डाउन हो जाएगा, राइट। इसी की वजह से, टेस्ला की ही वजह से, क्योंकि टेस्ला एक अमेरिकन कंपनी है और एक कंपनी थी फोर्ड, शायद आपको याद हो, फोर्ड कंपनी कौन सी थी? ये अमेरिकन कंपनी थी। तो जैसे ही इंडिया में इसका काफी बड़ा मार्केट था, काफी अच्छी गाड़ियां बनाते थे ये लोग, बट ईवी का प्रोडक्शन होने के कारण, राइट, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का होने के कारण टेस्ला इस पे बहुत आगे चला गया। और आज की डेट में टेस्ला ऐसी कंपनी है जो सबसे ज्यादा क्या बनाती है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाती है। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने में सबसे एक नंबर पे कौन सी गाड़ी है? ये टेस्ला की गाड़ी है,
तो फोर्ड क्या हुआ, अब इसके बैक स्टेज की कहानी बताते हैं। कुछ एनालिस्ट ने बताया था कि फोर्ड इंडिया से क्यों चली गई, क्योंकि टेस्ला आ सके। सिंपल सी बात है, फोर्ड गई है, ये भी अमेरिकन कंपनी है, इसको अमेरिका को ही एट द एंड फायदा पहुंचाना है, अमेरिकन बिलियनियर्स को ही फायदा पहुंचाना है। तो ये टेस्ला कंपनी आएगी और इंडिया को फायदा पहुंचाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। बट अब देखते हैं, मोदी जी से तो ये मिले हैं और इन्होंने कहा है कि हाँ हम काम करेंगे। और एक स्टेटमेंट से बात हम एक और हो जाती है कि एलन मस्क कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट से झुक गए हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो प्रोटेस्ट हो रहे थे तो ट्विटर से कहा गया कि आप एंटी गवर्नमेंटल प्रोटेस्ट को, एंटी गवर्नमेंटल ट्वीट्स को हटाइए, नहीं तो हम आपके ट्विटर के ऊपर छापा मारेंगे और जो भी एम्प्लॉय हैं उनको डिटेन करेंगे। इस पे लेके वहाँ की इंडिया टुडे के रिपोर्टर ने पूछा था एलन मस्क से 2-3 दिन पहले जब मिलने के बाद, तो उन्होंने कहा था कि हाँ हमें तो अपनी दुकान चलानी है और अगर हम जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री की नहीं सुनेंगे तो हम अपनी दुकान कैसे चला पाएंगे। इट मीन्स एलन मस्क काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है इंडिया में और उनको साफ साफ दिख रहा है, इनफैक्ट हर एक कंट्री को दिख रहा है कि इंडिया सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट है किसके लिए, टेक्नोलॉजी के लिए और कार के लिए। और जैसा कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं तो टेस्ला गाड़ी क्या होगी, टेस्ला गाड़ी यहाँ पे अगर बनती है, यहाँ पे रोजगार मिलता है तो ये बहुत ही अच्छी साबित होगी और रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया का एक बहुत अच्छा कदम होगा टेस्ला को ले आना। बट देखना ये है, हमारी गवर्नमेंट इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है। गवर्नमेंट हमें चाहती है कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ के लोगों को रोजगार दीजिए, ये नहीं कि आप गाड़ियाँ बाहर से बना के लें और फिर इंडिया में बेचें, तो हमारे यहाँ तो लोगों का फ़ायदा ही नहीं हुआ, राइट। तो इसी वजह से शायद अब कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया है, शायद अगर कुछ दिन बाद अगर कुछ आ जाता है तो उसमें हम देखेंगे कि एलन मस्क इंडिया आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। काफ़ी लंबी वीडियो होगी और हाँ लाइक करिए, काफ़ी मेहनत लग रही है, शेयर करिए और हाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और किसी भी चीज़ की कमी हो रही है मेरे पढ़ाने में, मेरे समझाने में, तो उसे आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर उसको एड्रेस करूँगा, उसे देखूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल। रखिए, बाय बाय, टेक केयर।